नमस्कार, मैं राणा यशवंत इंडिया न्यूज़ पर आपका स्वागत करता हूं और आप देख रहे हैं अर्ध सत्य। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राजनीति समय और सामाजिक चेतना के साथ अपनी रणनीति में लगातार बदलाव करती रही है और इस तरह की डायनेमिक पॉलिटिक्स भारत में कभी किसी पार्टी ने अख्तियार नहीं की। 2014 में मनमोहन सिंह सरकार के प्रति लोगों में पैदा हुए गुस्से के मुकाबले में नरेंद्र मोदी ने खुद को लोगों की उम्मीदों और मजबूत भारत के सपने से जोड़ा। 2019 के चुनाव में नरेंद्र मोदी ने देश के उस तबके पर फोकस किया जिसको पिछले 5 साल की सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का फायदा मिल रहा था। बिजली, रसोई गैस, राशन, घर, शौचालय वगैरह वगैरह। अब 2024 के चुनाव के लिए नरेंद्र मोदी मुस्लिम समाज के अंदर उस बड़े तबके तक पहुंचने की कोशिश में हैं जिसको सरकार की योजनाओं का फायदा मिल रहा है। यह तबका पसमंदा कहलाता है, यानी कि गरीब पिछड़े मुसलमान। आंकड़े में आपको बताऊं तो 80 से 85% मुसलमान पसमंदा हैं, मगर समाज और सत्ता में दबदबा अगड़े मुस्लिमों का रहा है, जिन्हें अशरफ कहते हैं। पसमानदा मुसलमानों का मंच नरेंद्र मोदी की तरफ उम्मीद से देखने लगा है और इसको आप बस बयान मान रहे हैं तो आपको समाज और राजनीति की समझ अपनी दुरुस्त करनी होगी। यह एक ऐसे सामाजिक बदलाव का संकेत है जो क्रांतिकारी राजनीतिक परिवर्तन का आधार हो सकता है। देश के साथ पहला प्रधानमंत्री, आज तक किसी ने प्रधानमंत्री ने, देश के किसी प्रधानमंत्री ने सफेद पोश मुसलमानों की तो बात की, इज्जत अफजाई की, लेकिन गरीब, गुरबा, अति पिछड़ा, दलित मुसलमानों की बात कभी नहीं की गई। हमारे बाप दादा पूर्वज कोई इंग्लैंड अमेरिका से नहीं आए थे, हम यही के हैं। कुछ लोग अपना सिजरा बताते हैं अरब का, औलाना की सब तिल बजाने की बात है, लेकिन हकीकत ये है कि यहाँ का 99 का 100% मुसलमान सब हिंदू था। इसको कहने में कोई संकोच की बात नहीं। और ये क्यों मुसलमान हुए? ब्राह्मणवादी व्यवस्था से त्रस्त। दलित और पिछड़ा मुसलमान था, या दलित हिंदू था, सॉरी दलित हिंदू और दलित पिछड़ा जो मुसलमान के लोग थे वो ज्यादा भारी संख्या में प्रताड़ना की वजह से। ये साहब जो बोल रहे थे वो कौन थे जानते हैं? जेडीयू यानी नीतीश कुमार की पार्टी के एमएलसी गुलाम गौस। विपक्ष के मुस्लिम नेताओं के इस बयान के पीछे कुछ वाजिब कारण हैं जिनको समझना जरूरी है। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास का नारा लगाने वाली मोदी सरकार बाकी सरकारों से इस मामले में अलग है कि उसकी योजनाओं में आने वाले कई सालों का ब्लूप्रिंट शामिल है और रणनीति में जो बदलाव दिखता है यह उसी का नतीजा है। पसमानदा मुसलमानों का वह तबका है जिसको सिर्फ गिना जाता है, मगर उस अनुपात में उसको हक नहीं मिलता। मैं कहीं एक चर्चा में था तो एक मुस्लिम बुद्धिजीवी ने कहा कि पसमंदा पुलाव में तेज पत्ते की तरह है। जब पकवान बन जाता है उसको निकाल कर फेंक दिया जाता है तो जायके का मज़ा लेने वाले को लगता है कि सारा स्वाद चावल का ही है, और पसमंदाओं को लगता है कि फेंक दिए जाने के बाद भी जो सारा चावल है वो वही हैं। मुझे लगता है कि बात बहुत हद तक सही थी। पसमानदा हैं तो 3/4 से अधिक, लेकिन कुछ रत्ती भर ही नहीं। सारा माल मुसलमानों का ऊपरी तबका यानी कि अशरफ खा जाते हैं। आगे इस अशरफ और पसमानदा को हम समझेंगे, लेकिन अभी बस आप ये देखिए कि इसी पसमानदा तबके पर बीजेपी की ने नज़रें गड़ा रखी हैं। कारण क्या है? कारण यह है कि पार्टी अपने लिए नए वोट बैंक की तलाश में है और पसमानदा को सरकार से जोड़ने के इतने कारण हैं कि न सिर्फ मकसद आसान हो जाएगा बल्कि उसको लेकर अभी तक जो राय बनाई जाती रही है वह भी पूरी तरह बदल जाएगी। यही कारण है कि इस साल जुलाई में हैदराबाद में जब बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पार्टी के हर एक कार्यकर्ता से अपील की कि वह पसमानदा मुसलमानों के बीच पैठ बढ़ाए, तो उसकी बहुत सारी वाजिब वजहें थी। समाज के सबसे पिछड़े तक अपनी पहुंच बनाएं। सिर्फ हिंदू ही नहीं बल्कि अल्पसंख्यक समुदाय के कमज़ोर तबके तक भी हमें पहुंच बनानी चाहिए। ये बात प्रधानमंत्री ने कार्यकारिणी में कही थी। वहाँ कैमरे होते नहीं, इसलिए रिकॉर्ड नहीं होता है, बाद में उसको जारी किया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पसमानदा रणनीति का आधार क्या है? केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाएं जिनके आधार पर सरकार यह दावा कर सकती है कि उसके राशन, रसोई घर से लेकर मकान और इलाज तक के पैसे का बंदोबस्त वह कर रही है।
ऐसे में अगर कोई यह कहता है कि मोदी सरकार मुस्लिम विरोधी है तो वह सरासर बरगला रहा है। जाहिर है केंद्र सरकार पसमानदा समाज के बीच उन तमाम योजनाओं के फ़ायदे को लेकर जाएगी जो उस तबके को मिलते रहे हैं। मैं आपको राशन, रसोई, गैस, मकान, शौचालय ये नहीं बता रहा, बल्कि शादी शगुन योजना के बारे में आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप जानते हैं इसको? दरअसल यह योजना अल्पसंख्यक समुदाय की लड़कियों के लिए 2017 में शुरू की गई थी। इसके तहत वैसी लड़कियां जो ग्रेजुएट की पढ़ाई कर लेती हैं, उसके बाद शादी करती हैं, तो उनको 51,000 रुपये सरकार की तरफ से मिलते हैं। मोदी सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का फ़ायदा गरीब और किसान किसी जाति या कौम को नहीं, बल्कि उन लोगों को मिलता है जो उसके हकदार हैं। पसमानदा मुसलमानों के बीच समर्थन जुटाने का आधार यही बात है। अब सवाल उठता है कि पसमानदा हैं कौन? एक मज़ेदार बात यह है कि हिंदुस्तान के लोगों ने इस्लाम को अपनाया तो ज़रूर, मगर उन्होंने अपनी जातियां नहीं छोड़ी। वे अपने पेशे और पहचान के साथ ही उस धर्म में रहे जिस धर्म को उन्होंने अख्तियार कर दिया, खासकर इस्लाम। जबकि इस्लाम कहता है कि यहाँ हर बंदा बराबर होता है, क्या राजा क्या रंग, मगर हिंदुस्तान में उसका यह उसूल नहीं चला। हमारे यहाँ मुसलमान 3 जाति समूहों में बटे हुए हैं, यानी कई जातियों का एक समूह और कई और जातियों का दूसरा समूह, वैसे तीसरा कुछ और जातियों का समूह। जैसे हिंदुओं में कुछ जातियों का समूह फॉरवर्ड कहा जाता है, तो कुछ का एक समूह है जो बैकवर्ड होता है, और कुछ शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स में आती है। उसी तरह मुसलमानों की तमाम जातियों का एक समूह है जिसको हम अशरफ कहते हैं, दूसरा अजलाफ और तीसरा अरजाल। अशरफ मतलब सैयद, शेख, पठान, मिर्ज़ा, मुग़ल, ये सब जो टाइटल लगाने वाले लोग होते हैं वो अशरफ कहलाते हैं, उस ग्रुप में आते हैं। ये हार कास्ट वाले लोग होते हैं, जैसे हिंदुओं में ठाकुर, ब्राह्मण, भूमिहार, कायस्थ, वैश्य वगैरह वगैरह। जो दूसरा वर्ग है जिसको हम अजलाफ कहते हैं, इसमें वे जातियां आती हैं जो हिंदुओं में ओबीसी कैटेगरी जातियां होती हैं। आप मान लीजिए कि अजलाफ जो मुसलमानों में जातियां हैं वो यही हैं। इनमें जो लोग अपने नाम के आगे अंसारी, मंसूरी, राइन, कुरैशी ये सब टाइटल लगाते हैं वे आते हैं। आप पाएंगे कि कुरैशी मीट का व्यापार करते हैं और अंसारी कपड़ा बुनाई के पेशे से जुड़े होते हैं। ये हिंदुओं से मुसलमानों में गए। हिंदुओं में उनकी बराबरी की जातियों को आप देखें तो यादव, कोयरी, कुर्मी ये तमाम जातियां हैं जो ओबीसी कैटेगरी में आती हैं। जो तीसरा वर्ग है अरजाल, इसमें हलाल खोर, हवारी, रज़ाक जैसी जातियां शामिल हैं। हिंदुओं में मैला ढोने वाले, काम करने वाले जो इस तबके के लोग होते हैं, जो दलित, शोषित, मुस्लिम समाज में हलाल खोर और कपड़ा धोने के काम करने वाले धोबिया, रज़ाक कहलाते हैं। यानी कि हिंदुओं में जो शेड्यूल्ड कास्ट के लोग होते हैं वे इस्लाम में जब गए तो अरजाल में रखे गए। धंधा वही पुराना वाला। यह अजलाफ और अरजाल कैटेगरी में जितनी जातियां आती हैं वे ही पसमानदा कहलाती हैं। इन दोनों को जोड़ करके पसमानदा कहते हैं, और ये कुल जो मुस्लिम समुदाय हिंदुस्तान का है उसका 80 से 85% है। अशरफ क्लास में मुसलमानों की आने वाली जातियों के अलावा जितना बाकी समाज है मुसलमानों का वो पसमानदा है, बस आप यही समझ लीजिए। बहुत बड़ा तबका है। इसी तबके से जेडीयू के पूर्व सांसद अली अनवर आते हैं, और वे वैसे लोग जो मोदी सरकार पर सवाल उठाते हैं उनमें से हैं। आखिर अभी की जो राजनीति है उसमें बीजेपी अपना भरोसा कैसे पसमानदा में बिठा पाएगी, ये सवाल अली अनवर जैसे लोग करते हैं। मुसलमानों का उन पर भरोसा नहीं है, विश्वास नहीं है, इसको विश्वास बहाल करना चाहिए। क्यों विश्वास नहीं है? इसलिए कि बीजेपी का जो ट्रैक रिकॉर्ड है, उसकी जो करनी है, वो उसकी पूरी राजनीति वो मुस्लिम के खिलाफ है, और उनको नकली रूप से शैतान बना करके पेश करके और दूसरी तरफ हिंदू समाज को एकजुट करने की राजनीति है, ध्रुवीकरण की राजनीति वो करते हैं। तो इसको कम करने के लिए सिर्फ शब्द से तो नहीं होगा। अब देखिए, मान लीजिए हैदराबाद में उन्होंने कहा पहली बार पसमानदा स्नेह यात्रा निकालने की बात की, और हम लोगों ने कुछ लोगों को लगा कि शायद बीजेपी का चाल चलन बदल रहा है, नीति बदल रही है।
अली अनवर जो कह रहे हैं, आम तौर पर बाकी सभी दलों के जो राजनेता होते हैं बीजेपी के विरोधी दल के, वो यही बात कहते हैं। अली अनवर मुसलमान होने के नाते नहीं, बल्कि गैर मुस्लिम नेता जो दूसरे दलों के हैं वो भी यही कहते हैं। और इसका सच मैं आपके सामने आज रखने की कोशिश करूंगा, ताकि ये जो बयान आप सुनते रहते हैं इसके बरक्स जो सच्चाई है सरकार की और बीजेपी की वो क्या है। आप यह भी समझिए कि अली अनवर जिस जेडीयू के हैं उसी पार्टी के गुलाम गौस भी हैं, मगर गुलाम गौस की ज़मीनी पकड़ अपने समुदाय में कहीं अधिक है। इसलिए मुसलमान परिवारों में सरकारी योजनाओं के फ़ायदे से मोदी सरकार को लेकर जो राय बदल रही है उसको वे कहीं बेहतर समझते हैं अली अनवर के मुकाबले। आपको शायद ही ये पता होगा कि भारत में मुसलमान अपनी जातियों में ही शादी ब्याह नाता रिश्ता करना चाहते हैं। अलग जातियों के रिवाज अलग अलग हैं। अगर आप गौर करेंगे तो मुस्लिम इलाकों में भी जाति के आधार पर कॉलोनियाँ बनाई गई होती हैं। कुछ मुसलमान जातियों की कॉलोनी एक तरफ बनी हुई होती है तो कुछ मुसलमान जातियों की दूसरी तरफ। अगर आप यूपी के संभल में जाएंगे तो तुर्क और लोधी ये मुसलमान मिलते हैं और उनके बीच आपस में काफ़ी तनाव रहता है। उनके अपने अपने इलाके हैं। उत्तर प्रदेश के जिन राजपूतों में मुस्लिम धर्म अपनाया वे अभी भी अपने नाम के साथ चौहान लिखते हैं। जिस मुसलमान के साथ तौकीर चौहान, शम्स चौहान, इसका मतलब कि वो कन्वर्टेड राजपूत है। खुद को ये लोग राजपूत मानते हैं। कई जगहों पर आप पूछ परख करेंगे तो पता चलेगा कि जाति के आधार पर कई मस्जिदें बनाई गई हैं। गांव-गांव में जातियों के हिसाब से कब्रिस्तान बने हैं। जैसे हलालखोर, हवारी, रज़ाक यानी कि जो एकदम निचली जातियां हैं उनको सैयद, शेख, पठान जातियों के कब्रिस्तान में दफनाने की जगह नहीं दी जाती। यह जो अंतर है वह उनको बार बार ये एहसास दिलाता है कि वे गरीब हैं, कमज़ोर हैं, निचली जाति के हैं। ये सिर्फ हिंदुओं में नहीं है, मुसलमानों में भी है। मोदी सरकार अपनी योजनाओं का फ़ायदा इन्हीं जातियों के पास लेकर के जा रही है, जिससे उनमें मुसलमानों में अगड़ी जातियों के बजाय सरकार से अधिक जुड़ाव लग रहा है। इसका कारण ये बन रहा है। कुल मिलाकर आप ये समझिए कि पसमंदा एक फारसी शब्द है जिसका मतलब होता है पीछे छूट गए लोग, यानी कि पिछड़े हुए लोग। मुसलमानों के इस तबके को मोदी सरकार अपनी चुनावी रणनीति में लेकर चल रही है। ये स्थिति है सरकार की, बीजेपी की रणनीति की 2024 के लिहाज से। धीरे धीरे इस शो में आप मेरे साथ बने रहिएगा, क्योंकि बहुत सारी सच्चाइयाँ हैं जिनको आपको जानना चाहिए। मुल्क के लिए जो बेहतर विकल्प है उसके साथ खड़ा होना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए बेहतर विकल्प क्या है, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप सच को जानें, सच को परखें। एक प्रयोग यूपी में हुआ मुसलमानों को लेकर के बीजेपी की तरफ से, जिसके नतीजे से लगा कि इस पर बढ़ना बीजेपी के लिए अजेय बीजेपी को बना सकता है। अगर अमित शाह कहते हैं कि बीजेपी 2050 तक सत्ता में रहेगी तो इस कारण पार्टी की ऐसी रणनीति है जिसका संबंध सरकार से फायदा ले रहे तबकों को लगातार संगठित और मजबूत करने से है। योगी सरकार जब दोबारा जीतकर इस साल आई तो पसमानदा समुदाय से आने वाले दानिश आज़ाद अंसारी मंत्री बनाए गए। यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन का जो चेयरमैन है वह भी इसी कम्युनिटी से है, पसमानदा से, जावेद अंसारी। यूपी उर्दू अकादमी के जो चीफ हैं वो भी पसमानदा समाज से ही लाए गए, चौधरी काफिल और बारा। उनको ये जिम्मा दिया गया। अब आप इसका नतीजा देखिए कि आजमगढ़, रामपुर में पिछले दिनों जो उपचुनाव हुए उनमें बीजेपी की जीत हुई। जिन सीटों पर मुसलमान 50% हैं, इन दोनों सीटों पर या उससे ज़्यादा, वहाँ बीजेपी का उम्मीदवार निकल गया। अगर बहुत नहीं तो कुछ अच्छा वोट मुसलमानों का बीजेपी के हिस्से तो आया होगा। एक आंकड़ा कहता है कि 8% मुसलमानों ने बीजेपी के हक में वोट दिया। अगर आजमगढ़ का मुसलमान बीजेपी को 8% वोट देता है तो आप इस बदलाव की आहट को समझ सकते हैं। यही कारण है कि पीएम नरेंद्र मोदी मुसलमानों के पसमानदा समुदाय पर खास ध्यान दे रहे हैं। उनके सुझाव के बाद बीजेपी की अल्पसंख्यक शाखा ने सबसे पिछड़े पसमानदा मुसलमानों तक पहुंचने का खाका तैयार कर लिया है। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रमुख जमाल सिद्दीकी खुद पसमानदा मुस्लिम वर्ग से आते हैं। वे देखेंगे कि बीजेपी के अंदर जो अपर कास्ट मुस्लिम नेता थे उनको हाशिए पर लाया जा रहा है। आपको ये दिखेगा। जो लोग बीजेपी की राजनीति को समझ रहे हैं और बीजेपी में जो बदलाव हो रहे हैं उसको देख रहे हैं, उनको यह बात समझ में आ रही है कि पसमानदा समाज के नेताओं को अब आगे बढ़ाया जा रहा है। अब इस तबके के या वहाँ तक पहुँचने के लिए जो योजना बनाई गई है वह दो तरह की है। पहली योजना में सुनिश्चित करना है कि समाज के हर परिवार तक, यानी पसमानदा समाज के
सरकार की तमाम कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचे और दूसरी योजना में संगठित तरीके से खासकर पार्टी की इकाइयों में पसमानदा नेताओं को नुमाइंदगी दी जाए। यानी कि अंसारी, मंसूरी, कुरैशी, रज़ाक, राइन, ये सरनेम वाले जो इतने नेता हैं उनको बीजेपी में आप आगे देखेंगे और सैयद, नकवी, खान, पठान, इन लोगों को पीछे किया जाएगा। बीजेपी की जो मौजूदा रणनीति है उसका ये ताज़ा चैप्टर है और यह 2024 के लिहाज से तैयार किया जा रहा है। कारण ये है कि इस पसमानदा समाज के बड़े तबके को सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का बहुत फ़ायदा हो रहा है और ये फ़ायदा कैसा है मैं आपको आगे बताने की कोशिश करूँगा। बीजेपी की जो 2024 लोकसभा चुनाव की रणनीति है वो अल्पसंख्यक मोर्चा के सदस्य देश भर में पसमानदा मुसलमानों के संपर्क में जाएंगे, यह कहा जा रहा है। 1965 की जंग में शहीद हुए परमवीर चक्र विजेता वीर अब्दुल हमीद जैसे पसमानदा समुदाय के नायकों को सम्मानित करेंगे, उनकी जयंती पर समारोह करेंगे। अगर चुनावी आंकड़े से इसका कारण आपके सामने रखूं तो ये जानिए कि लोकसभा की 543 सीटों में से करीब 100 सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम मतदाताओं की संख्या 20% या इससे अधिक है। यानी कि इन सीटों पर मुस्लिम मतदाता निर्णायक भूमिका में होता है और अगर मुसलमानों का बड़ा तबका बीजेपी से जुड़ता है तो ऐसी कई सीटों पर बीजेपी का परचम लहरा जाएगा। लिहाजा उसको अगर कुछ हिस्सों में नुकसान होगा तो उसकी भरपाई इन सीटों से हो जाएगी। इसलिए यह सिर्फ कहने वाली नीति नहीं है बल्कि अमल करने वाली और नतीजा देने वाली साबित हो सकती है। अगर प्रधानमंत्री पूरी गंभीरता से कहते हैं कि समाज के सबसे पिछड़े तबके तक अपनी पहुंच बनाएं और सिर्फ हिंदू ही नहीं बल्कि अल्पसंख्यक समुदाय के कमज़ोर तबके तक भी आपको जाना चाहिए, पहुंच बनानी चाहिए, तो इसके मायने हैं। इसका असर यह है कि बीजेपी के यूपी सहारनपुर से लेकर के रामपुर और बरेली तक कई पसमानदा मुस्लिम सम्मेलन किए जा रहे हैं और किए गए हैं। इनमें बीजेपी के कई बड़े नेताओं ने शिरकत की है। ऐसे आयोजन हो रहे हैं। वजह यह है कि बीजेपी 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की सभी 80 सीटें जीतने का टारगेट लेकर चल रही है। सभी 80 सीटें जीतने का टारगेट। मगर 2022 के विधानसभा चुनाव के जो नतीजे रहे उसको देखते हुए बीजेपी को पसमानदा समाज में पैठ की ज़रूरत शिद्दत से महसूस हो रही है। यूपी में 80 लोकसभा सीटों के लिए 1,70,000 से अधिक बूथ हैं और बीजेपी ने अपने संगठनात्मक सर्वे में ये पाया है कि 22,000 बूथ पर उसकी स्थिति कमज़ोर है। यह बूथ मोटे तौर पर मुस्लिम, यादव और जाटव बहुल है। 2022 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी 111 और उसकी सहयोगी आरएलडी ने 8 सीटों पर जीत दर्ज की थी। अगर इनको लोकसभा सीटों में तब्दील करके आप देखें तो 25 लोकसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी आरएलडी को बढ़त थी। इसलिए पसमानदा रणनीति पर बीजेपी बहुत तेज़ी से काम कर रही है क्योंकि इन सीटों को अपने पाले में लाने के लिए मुसलमान समुदाय की तरफ से वोट चाहिए और उसका कारण सरकार के पास है। सरकारी योजनाओं के फ़ायदे उस समुदाय को पहुंच रहे हैं। उस समुदाय के साथ अपने आप को जोड़ना बहुत ज़रूरी है बीजेपी के लिए और यही प्रधानमंत्री अपनी पार्टी से, संगठन से कह रहे हैं। बीजेपी की आगे की जो रणनीति होगी वह संतुलन की होगी। इसलिए कॉमन सिविल कोड और पॉपुलेशन कंट्रोल जैसे बड़े एजेंडे पर वह देश हित को आगे रखकर चलेगी और मुस्लिम समाज को इसी आधार पर साथ जोड़ने की कोशिश करेगी कि यह देश के लिए अच्छा है, हमारे आपके लिए बेहतर है। ये हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई का मसला नहीं है। देश में पॉपुलेशन का कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है। सबके लिए, सभी भाई बहनों के लिए एक तरह कॉमन सिविल कोड होना चाहिए। क्यों एक धर्म विशेष की महिला को हक नहीं मिले, एक धर्म विशेष की महिला को हक मिले? ऐसा नहीं होना चाहिए। शादी के, तलाक के, कॉम्पनसेशन के, ये सब नियम जो हैं वो एक से होने चाहिए। दूसरी तरफ विरोधी कांग्रेस की जो तुष्टीकरण की नीति है उस पर हमला कर अपने हिंदू वोट बैंक को संगठित करने की कोशिश भी बीजेपी करेगी। बीजेपी 2024 तक जिस रणनीति पर चलेगी मैं आपको वो बता रहा हूँ कि जो बहुत इंपॉर्टेंट एजेंडा है उसको इस आधार पर लेकर चलेगी कि यह देश के लिए बहुत ज़रूरी है। और पिछली सरकारों ने, खासकर कांग्रेस ने जो कुछ भी देश के साथ किया है, तुष्टीकरण की नीति विशेष करके उसको ला करके सामने वो बताएगी कि पिछली सरकारों ने हिंदू समाज का बेड़ा गर्क किया है और यह सरकार आई है तो देश में एक माहौल बना है और वो बेहतर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेहरू से लेकर मनमोहन सिंह तक की नीतियों के तुष्टीकरण, मतलब उन तमाम नीतियों का तुष्टीकरण के आधार पर विरोध किया, उनको निशाना बनाया। राजनीति के लिए
कांग्रेस की जो परंपरा अंग्रेजों के विरासत में आई दिखती है। तोड़ो 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 और राज करो, तोड़ो और राज करो, बांटो और राज करो। कांग्रेस को हमेशा से इन बातों से नफरत रही है। विभाजनकारी मानसिकता उनके डीएनए में घुस गई है। अंग्रेज चले गए, लेकिन बांटो और राज करो ये नीति कांग्रेस ने अपना चरित्र बना लिया है। और इसलिए ही आज कांग्रेस टुकड़े टुकड़े गैंग की लीडर बन गई है। सिर्फ टुकड़े टुकड़े गैंग की लीडर होने की बात नहीं है। इतिहास में जाकर के अगर आप कांग्रेस के सच को टटोलते हैं तो कुछ चीज़ें ऐसी आती हैं जो आपको सकते में डालती हैं। और कांग्रेस के बारे में आपकी अगर कोई ऐसी राय है जो कांग्रेस के हक में है तो इन सच को आज आप देखिए ज़रूर। मोदी सरकार, खासकर प्रधानमंत्री, नीति और नीयत की बात बार बार करते हैं। वे कहते हैं कि सरकार का मतलब है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। और विपक्ष जो है उस विश्वास पर सवाल खड़ा करता है। इसी विश्वास को आज इस शो में आप समझने की कोशिश कीजिए। इसके लिए वे बार बार जिक्र करते हैं कि देश में जो भी गरीब और ज़रूरतमंद है, जिसको सरकार की योजनाओं का फ़ायदा मिल रहा है, वह हिंदू है या मुसलमान, अगड़ा है या पिछड़ा, इस आधार पर सरकार की योजनाएं तय नहीं होती। वह देश का नागरिक है और गरीब है, बस यही एक पैमाना है, यही एक आधार है। सरकारी मदद इसी आधार पर मिलती है। सरकारी योजनाओं का फ़ायदा इसी मकसद से जाता है जो हाशिए पर बैठा हुआ व्यक्ति समाज का है उस तक। इसलिए यहाँ कोई तुष्टीकरण नहीं है और इसमें किसी तरह का भेदभाव भी नहीं है। आप सुनिए प्रधानमंत्री। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र पर चलते हुए हम बीते 8 वर्षों में हमने हर भारतीय के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने का प्रयास किया है। देशवासियों का जीवन कैसे आसान हो, विकास का लाभ कैसे हर व्यक्ति, हर क्षेत्र तक पहुंचे, इसके लिए हमने निरंतर काम किया है। दशकों तक जो वंचित रहे, शोषित रहे, उनको भी राष्ट्रीय योजनाओं के माध्यम से हमने विकास में भागीदार बनाया है। यही कारण है कि गरीब, दलित, वंचित, पिछड़े, आदिवासी सभी को आज लगता है कि भाजपा सरकार उनकी आवश्यकताओं और आकांक्षाओं दोनों की पूर्ति कर रही है। जब प्रधानमंत्री कहते हैं कि विकास का फायदा हर व्यक्ति और हर क्षेत्र को मिलना चाहिए, तो फिर आप समझिए कि नीतियां उस आधार पर तैयार होती। आप सरकार के फैसले और उसकी योजनाओं की असलियत में उतरते हैं तो यह बात समझ में आती है कि नरेंद्र मोदी एक ऐसे प्रधानमंत्री के तौर पर देश में आगे बढ़ रहे हैं या देश को आगे बढ़ा रहे हैं जो वंचित समाज के उत्थान के लिए संकल्प के साथ है। उनका ध्यान मुस्लिम समाज में सामाजिक न्याय को स्थापित कर देशोत्त पसमानदा को मुख्यधारा में लाना है, जो बीजेपी अंत्योदय का लक्ष्य है। अगर अंत्योदय को आप जानते होंगे तो आप मेरी बात को समझ रहे होंगे। मसला इतना ही नहीं है, उन्होंने ईसाई समाज के वंचितों के लिए भी अपनी चिंता जताई है। इसका मतलब ये है कि चुनावी राजनीति में रैलियों और चौराहों पर जो कुछ भी कहा जाता है, असलियत वह नहीं है। सच सरकार की योजनाओं में दिखता है और वो ये है कि जो पीछे है उसको आगे ले आओ, चाहे वह सवर्ण गरीब ही क्यों ना हो। देश को आगे बढ़ाने के लिए अपने इरादों के मुताबिक समाज के उत्थान के लिए सत्ता जरूरी है और सत्ता के लिए चुनावी जीत।
इसलिए चुनावी हो हल्ला मोदी सरकार की मंशा से काफी दूर है और दोनों में बुनियादी और बड़ा अंतर है। आपको मैं कुछ बातें बताता हूं। मोदी मुसलमान विरोधी हैं, यही कहा जाता है ना। ये जो अल्पसंख्यकों के विकास के लिए अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय है, वह मनमोहन सिंह सरकार ने 2006 में बनवाया। केंद्र में मोदी सरकार के बनने के बाद इस मंत्रालय ने अल्पसंख्यक समुदाय के विकास के लिए बेहतरीन काम किया। जब नजमा हेपतुल्ला इस मंत्रालय को देख रही थी तो यह पीएम मोदी और मुसलमानों के बीच एक सेतु की तरह काम कर रहा था। उस समय मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों को रोजगार से जोड़ने के लिए विशेष योजना चलाने की खातिर मंत्रालय की तरफ से नजमा हेपतुल्ला ने प्रधानमंत्री से 1000 करोड़ का बजट मांगा था। तब नरेंद्र मोदी ने इस योजना के लिए 1500 करोड़ रुपए दिए। नतीजा ये था कि इस योजना की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तारीफ हुई। उनके हटने के बाद नजमा हेपतुल्ला के मुख्तार अब्बास नकवी ने भी इस योजना को आगे बढ़ाया। मदरसों के आधुनिकीकरण के साथ ही इनमें पढ़ने वाले बच्चों को रोजगार से जोड़ने के लिए सीखो और कमाओ और उस्ताद जैसी योजना शुरू हुई। इन योजनाओं के बारे में आप विस्तार से समझिएगा। लड़कियों के नेतृत्व में उनके नेतृत्व में क्षमता पैदा करने के लिए नई रोशनी नाम से एक योजना भी शुरू की गई। आप इन योजनाओं से फायदे उठाने वालों की लिस्ट देखिएगा तो आंखें आपकी खुल जाएंगी। चुनावी राजनीति और सरकार की योजनाओं में अंतर होता है और है। यह अंतर उस नारे की तस्दीक करता है जो प्रधानमंत्री बार बार दोहराते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। अगर नरेंद्र मोदी तुष्टीकरण की राजनीति के खिलाफ मजबूती से बोलते हैं तो उसके कारण हैं। अब बात चल रही है तो थोड़ी देर के लिए मैं आपको उस तरफ लेकर के चलना चाहता हूँ जिसको तुष्टीकरण की नीति कहते हैं। इस देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू हुए। उन्हें आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है। देश में एम्स, IIT, IIM जैसे संस्थान खोलने का क्रेडिट उनको जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन सरकार का मुखिया होने के नाते उन्होंने जो फैसले किए वो सवालों में हैं और वो गंभीर संगीन सवाल हैं। गुजरात के सोमनाथ में मंदिर का जीर्णोद्धार गृह मंत्री सरदार पटेल ने करवाया और उसका उद्घाटन करने के लिए राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जाने लगे तो उनको पंडित नेहरू ने रोकने की कोशिश की। राजेंद्र बाबू नहीं माने, गए, लेकिन उसका नतीजा ये भोगना पड़ा कि जब वे राष्ट्रपति पद से हट गए तो दिल्ली में उनको घर नहीं दिया गया। नतीजतन वे पटना गए, कांग्रेस दफ्तर में जिसको सदाकत आश्रम कहते हैं वहाँ रहे। वहाँ जाकर के उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली, अपने बाकी दिन काटे। मान लिया कि नेहरू जी किसी भी धर्म के साथ सरकार के खड़ा होने को गलत मानते थे, ठीक है, लेकिन उन्होंने इसके उलट जो किया उसको भी जानना चाहिए। यह किसी और के जरिए नहीं बल्कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यानी कि बाबा साहब के जरिए जानेंगे आप तो बेहतर होगा। 27 सितंबर 1951 को डॉक्टर अंबेडकर ने जवाहरलाल नेहरू के कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने अपने त्यागपत्र के बारे में संसद में भाषण दिया था और वो अंबेडकर राइटिंग के नाम से जाना जाता है। वॉल्यूम 14 भाग 2 पेज नंबर 1317 से लेकर के 1327, 1317 से लेकर के 1327 इस पेज में उनकी बातें दर्ज हैं और मैं उस भाषण के अंश आपके सामने लेकर के आया हूँ। आप बस देखिए और सुनिए कि बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने इस्तीफे के बाद कहा क्या था। मेरे कार्यकाल यानी कि बाबा साहब अम्बेडकर के बतौर कैबिनेट मंत्री के कार्यकाल के दौरान कई बार एक मंत्री से दूसरे मंत्री को मंत्रालय दिए गए। मुझे लगता है कि उन मंत्रालयों में से भी कोई मुझे दिया जा सकता था, लेकिन मुझे हमेशा इस दौर से बाहर रखा गया। कई मंत्रियों को 2-3 मंत्रालय दिए गए जो उनके लिए अतिरिक्त बोझ की तरह थे। दूसरी ओर मैं था जो और काम चाहता था लेकिन नहीं मिल रहा था। आगे सुनिए। डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि जब कुछ दिन के लिए किसी मंत्रालय का प्रभारी मंत्री विदेश जाता था तो अस्थायी तौर पर यानी कि टेम्पररी वह कार्यभार देने के लिए मेरे बारे में नहीं सोचता था। मुझे यह समझने में भी कठिनाई होती थी कि मंत्रियों के बीच काम का बंटवारा करने के लिए प्रधानमंत्री जिस नीति का पालन करते हैं उसका पैमाना क्या है। क्या यह विश्वास है, क्या यह मित्रता है, या क्या यह लचरता है। मुझे कभी भी कैबिनेट की प्रमुख समितियों जैसे विदेश मंत्रालयों की समिति अथवा रक्षा मंत्रालय की समिति के सदस्य के तौर पर नहीं चुना गया।
जब आर्थिक मामलों की समिति का गठन हुआ तो प्राथमिक रूप से अर्थशास्त्र का छात्र होने के नाते मुझे उम्मीद थी कि इस समिति का सदस्य मुझे नियुक्त किया जाएगा, लेकिन मुझे बाहर रखा गया। जब प्रधानमंत्री इंग्लैंड गए तो मुझे कैबिनेट ने इसका सदस्य चुना, लेकिन जब वह वापस आए तो कैबिनेट समिति के पुनर्गठन में भी उन्होंने मुझे बाहर ही रखा। मेरे विरोध करने के बाद मेरा नाम जोड़ा गया। ये कौन कह रहा है? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। वो आगे कहते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर अपने भाषणों में क्या कहते हैं कि अभी तक भी अनुसूचित जातियों को कोई राहत क्यों नहीं दी गई, बल्कि यदि तुलना करें तो इनसे ज़्यादा सरकार मुसलमानों के प्रति संवेदना दिखा रही है। प्रधानमंत्री का सारा समय और ध्यान मुसलमानों के संरक्षण के लिए समर्पित है। मुझे कोई दिक्कत नहीं है प्रधानमंत्री से भी। मैं तो केवल यह चाहता हूं कि भारत के मुसलमानों को जब सुरक्षा की ज़रूरत पड़े तो उन्हें सुरक्षा दी जाए, लेकिन मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या मुसलमान अकेले हैं जिन्हें सुरक्षा देने की ज़रूरत है? क्या अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और भारतीय ईसाइयों को सुरक्षा की ज़रूरत नहीं है? नेहरू जी ने इन समुदायों के लिए क्या चिंता दिखाई है? जहाँ तक मुझे मालूम पड़ता है कुछ भी नहीं, जबकि असली बात यह है कि ये वो समुदाय हैं जिन पर मुसलमानों से भी ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। डॉक्टर अंबेडकर की ये बातें इस बात की तस्दीक करती हैं, गवाही हैं कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नेहरू सबका साथ सबका विकास का नहीं बल्कि एक धर्म विशेष के बारे में ही सोच रहे थे। यह बात डॉक्टर अंबेडकर ने कही है, इसलिए इसका मायना है। और मैंने कोई और उदाहरण जानबूझ करके नहीं रखा, क्योंकि उस समय के सबसे प्रतिभावान और देश की खातिर बेहतर सोचने वाले राजनेता के बयान को आपके सामने रखना ज़्यादा मुफीद होगा, ज़्यादा बेहतर होगा। इसलिए मैंने डॉक्टर अंबेडकर को आपके सामने रखा। उनके कहने का साफ मतलब है कि कांग्रेस पार्टी ने शुरुआत से ही मुस्लिम तुष्टीकरण और दलित विरोधी मानसिकता के साथ काम करना शुरू किया, और इसका शिकार भारतीय संविधान के शिल्पकार डॉक्टर अंबेडकर जैसे महान लोग भी हुए। आज को समझने और उस पर अपनी सही राय तैयार करने के लिए कल को ठीक से जानना ज़रूरी है। बात मैं आपसे बार बार कहूँगा। मैंने डॉक्टर अंबेडकर के बयान को इसलिए सुनाया ताकि आज और कल को लेकर के अगर आपको फैसला करना हो तो आप सही निर्णय ले सकें, क्योंकि सच आपके सामने होना चाहिए। पंडित नेहरू के तुष्टीकरण की राजनीति का नतीजा ये है कि 1960 में उन्होंने भारत के हितों की बलि देकर पाकिस्तान के साथ सिंधु नदी जल समझौता किया। इस समझौते को भी जानना जरूरी है। जैसे डॉक्टर अंबेडकर की चिट्ठी को मैंने आपको सुनाया, वैसे ही आपको सिंधु नदी समझौता जो भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था, उसको भी जानिए। आपको शायद ये समझौता नहीं पता होगा, लेकिन अगर गुजरा समय आप नहीं जानेंगे तो आज को आप ठीक से नहीं समझ पाएंगे। नेहरू जी ने पाकिस्तान के तब के राष्ट्रपति जनरल अयूब के साथ एक समझौता किया और कहा कि हम यानी कि भारत अपने यहाँ से निकलने वाली 6 नदियों में से 3 नदियों का पानी पाकिस्तान को दे देगा और 3 को खुद के लिए रखेगा। इसमें हुआ ये कि पूरब की तरफ की 3 नदियाँ जो रावी, ब्यास और सतलज हैं, उस पर भारत का हक रहा, और जो 3 नदियाँ पश्चिम की तरफ थी, पाकिस्तान की तरफ, उसकी सीमा से लगती हुई झेलम, चिनाब और सिंधु, उनको पाकिस्तान को दे दिया। सिंधु और सतलज का उद्गम तिब्बत में है, लेकिन बाकी 4 भारत से ही निकलती हैं और सभी 6 भारत से होकर गुजरती हैं। अब मोदी सरकार है। मोदी सरकार ने अपने देश के हितों के लिहाज से उस संधि को दरकिनार करना शुरू कर दिया। इसी साल झेलम नदी पर रतले और कोर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, इन दोनों की नींव पीएम रखी। इस पर पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ बौखलाए बहुत, मगर भारत ने खास ध्यान नहीं दिया। तुष्टीकरण की ऐसी नीति कि पाकिस्तान को अपना दे दो ताकि हमारे यहाँ के मुसलमान ना बिदकें, या फिर इजराइल जैसे देश को दोस्त नहीं बनाओ और फिलिस्तीन की तरफदारी लगातार करते रहो ताकि देश का मुस्लिम तबका आपके साथ बना रहे, यह सोच ही देश विरोधी है और इस पर लगातार कांग्रेस काम करती रही, चलती रही। चलिए मान लिया कि कांग्रेस ने मुसलमानों की फिक्र ज़्यादा की, तो फिर उनकी तरक्की बाकियों से ज़्यादा होनी चाहिए, वो बेहतर हालत में होने चाहिए। फिर हुए क्यों नहीं? नेहरू जी से लेकर मनमोहन सिंह तक की सरकारी नीतियों के केंद्र में मुसलमान थे। मनमोहन सिंह ने तो यहाँ तक कह दिया था कि देश के संसाधनों पर पहला हक अल्पसंख्यकों का है।
इतनी फिक्रमंद सरकार ने ही एक कमेटी बनाई कि मुसलमानों के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक हालात जो हैं देश में, उनको समझा जाए, जाना जाए। उस कमेटी का नाम था जस्टिस सच्चर कमेटी। इस कमेटी की रिपोर्ट को सरकार ने 30 नवंबर 2006 को लोकसभा में पेश किया और सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में कहा गया था कि 6 से 14 साल आयु वर्ग के 1/4 मुस्लिम बच्चे या तो स्कूल नहीं जा पाते या बीच में ही पढ़ाई छोड़ देते हैं। मैट्रिक के लेवल पर मुस्लिमों की शैक्षणिक उपलब्धि 26% और राष्ट्रीय औसत क्या है? उसके मुकाबले बहुत कम, 17% है उनका। और केवल 50% जो मुसलमान लड़के हैं वो मिडिल स्कूल पूरा कर पाते हैं, जबकि राष्ट्रीय औसत है 62%। इसी तरह शहरी इलाकों में स्कूल जाने वाले मुस्लिम बच्चों का प्रतिशत दलित और अनुसूचित जनजाति के बच्चों से भी कम है। यहाँ 60% मुस्लिम बच्चे स्कूल का मुंह नहीं देख पाते और आर्थिक कारणों के चलते समुदाय के बच्चों को बचपन से ही काम या हुनर सीखने में लगा दिया जाता है। सच्चर रिपोर्ट के बाद जस्टिस रंगनाथ मिश्रा और अमिताभ कुंडू समिति की रिपोर्ट भी आई और ये दोनों रिपोर्ट सच्चर कमेटी की रिपोर्ट की तस्दीक करती हैं। फिर ऐसा क्यों था? 1947 से 2006 यानी करीब 60 साल में 10 साल ही विपक्ष सत्ता में रहा। 50 साल कांग्रेस सत्ता में रही, फिर उसने मुसलमानों के लिए क्या किया? यानी कि तुष्टीकरण की नीति के नाम पर चलती रही और वो मुसलमानों को बरगलाती रही। उनकी तरक्की के बारे में नीतियों में जगह नहीं मिली। मैं आपके सामने पासमानदा मुसलमानों की उन 3 मांगों को रख रहा हूं जिनसे आपको ये समझ में आएगा कि कांग्रेस ने आखिर किया क्या। उनकी पहली मांग ये है कि अनुच्छेद 341 के तहत दलित मुस्लिमों को आरक्षण दिया जाए। दलित मुस्लिमों को भी 1936 से 1950 तक आरक्षण मिलता था, लेकिन कांग्रेस सरकार ने इसे खत्म कर दिया। किसने कर दिया? कांग्रेस सरकार ने। वे कह रहे हैं कि जैसे सिखों और बौद्धों के लिए आरक्षण फिर से बहाल हुआ, उसी तरह दलित मुस्लिमों को भी मिलना चाहिए आरक्षण। दूसरी मांग, बिहार में जिस तरीके से कर्पूरी ठाकुर ने आरक्षण का फॉर्मूला लागू किया था उसे अपनाया जाए, ताकि किसी भी धर्म अथवा जाति के लोगों में किसी तरह का भय या संशय ना हो। और तीसरी मांग पासमानदा समाज की ये है कि उनके तबके के मुसलमानों के लिए नौकरी के अवसर और MSME सेक्शन के तहत सहायता दी जाए। आपको बता दूं कि मुसलमानों की कई जातियों को आरक्षण के लिहाज से OBC कैटेगरी में रखा गया है, लेकिन मांग ये है कि जो दलित मुसलमान या दलित ईसाई हैं उनको दलितों के तहत आरक्षण दिया जाए। जैसे हलालखोर, हवारी, रज़ाक, ये दलित कैटेगरी के मुसलमान हैं। सुप्रीम कोर्ट में कई अर्जियां पड़ी हैं जिनमें इस बात का निवेदन है कि जैसे मौजूदा व्यवस्था में हिंदू दलितों के अलावा बौद्ध और सिख दलितों को भी आरक्षण का लाभ मिलता है, वैसे ही मुस्लिम और ईसाई समुदाय में भी जो दलित हैं उन्हें आरक्षण के दायरे में लाया जाए। ये वो लोग हैं जिनके पुरखे कभी हिंदू हुआ करते थे। उस समय इनकी पहचान हिंदू दलितों के रूप में थी, मगर बाद में कभी किसी पीढ़ी में उन्होंने अपना धर्म बदलकर इस्लाम या ईसाईयत अपना लिया। हिंदू धर्म छोड़ने के बाद भी वो जाति व्यवस्था से निकल नहीं सके और उनकी सामाजिक पहचान दलित के रूप में ही बनी रही। ये सारे पसमानदा मुसलमानों में गिने जाते हैं जिन तक पहुंचने में मोदी सरकार और बीजेपी पूरी ताकत से जुटी हुई है। अब बीजेपी के रणनीतिकारों की बात सुनिए। अगर वो जो आंकड़ा देते हैं उन आंकड़ों को मैं आपके सामने रखूं तो आप पाएंगे कि नरेंद्र मोदी सरकार की योजनाओं का, जो कल्याणकारी योजनाएं हैं, सबसे अधिक फायदा मुस्लिम समाज को मिला है। कोरोना काल में फ्री राशन योजना का 80% लाभ मुस्लिम समाज को मिला। सब्सिडी वाले राशन से 51% मुस्लिम परिवारों को फायदा पहुंचा। स्वास्थ्य बीमा है या खाते में पैसा डालने की योजना है या फिर घर बनाने से लेकर लड़कियों की शादी में मदद का मामला, पासमानदा समाज को बहुत राहत मिली। रोजगार और कौशल विकास योजना में भी पासमानदा मुस्लिम समाज में लोगों ने भरपूर फायदा उठाया। बीजेपी मान रही है कि पासमानदा मुस्लिम समाज के 4 करोड़ से अधिक लोगों को मोदी सरकार से लाभ पहुंचा है और इनके आधार पर ही वह 2024 की लड़ाई को और मजबूती से लड़ने का मंसूबा बांधे हुए है। अगर आपने लखनऊ में कभी वो आयोजन देखा हो, पासमानदा बुद्धिजीवी सम्मेलन,
तो आपको याद होना चाहिए कि कैसे मुसलमानों का एक तबका गले में भगवा गमछा और सिर पर भगवा टोपी पहनकर दोनों हाथ ऊपर उठाकर भारत माता की जय और वंदे मातरम आकाश छू लेने वाली आवाज़ में गा रहा था। इस बैठक में आए लोग खुलकर बोल रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिना किसी भेदभाव के सरकार की योजनाओं का फायदा सब तक पहुंचाया जो जरूरतमंद हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को पसमानदा मुस्लिम एकत्रित होकर धन्यवाद बोल रहे हैं। उसका रीजन ये है कि ये देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिसका विश्वास हर तबके का जग रहा है, और उन्होंने अभी एक अपनी बड़ी सभा में, बड़ी बैठक में उन्होंने पसमानदा मुस्लिम्स के लिए आह्वान किया है और उन्होंने करके भी दिखाया है। पसमानदा तबके से दानिश आज़ाद अंसारी जी को मंत्री बनाया है। पसमानदा तबके से अगर आप देखें तो आयोग के जो चेयरमैन हैं वो भी पसमानदा तबके से, अशफाक सैफी साहब। उर्दू अकेडमी के जो चेयरमैन बनाए वो भी पसमानदा तबके से हैं। आप जितने भी 4-5 लोगों को अभी पसमानदा तबके से लिया है। हाँ, मैं मानता हूँ अभी टिकट में भागीदारी कम है, लेकिन पसमानदा तबके ने अभी तक सिर्फ निराश किया है भारतीय जनता पार्टी को। उसका रीज़न ये रहा है कि इनको ठगने का काम कुछ राजनीतिक दलों ने, कुछ राजनीतिक लोगों ने काम किया है। उसका रीज़न ये रहा है कि उन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी से डराया है, धमकाया है सबके। आज इन लोगों का विश्वास जाग गया है कि अगर कोई विकासशील पार्टी है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। इतने सुनियोजित तरीके से टारगेट ओरिएंटेड सरकार की पॉलिसी कभी रही हो तो बताइएगा। और जब कोई सरकार इस तरह की नीतियों के साथ आगे बढ़ती है तो वो देश को तरक्की के रास्ते पर ले जाने का मकसद रखती है, और सत्ता में बने रहने के लिए फिर आपको चुनाव लड़ने होते हैं। चुनाव के नारों और सत्ता की योजनाओं दोनों के बीच में अगर आपको फ़र्क नहीं करने आता है तो आपको राजनीति की समझ नहीं है। मोदी सरकार ने देश के हितों और यहाँ के हर नागरिक की बेहतरी को अपनी नीतियों में प्राथमिकता दी है। यहाँ के संसाधन और सरकारी योजनाओं का फ़ायदा सबसे अधिक गरीब तक पहुँचे, इस नीयत से काम किया है। नतीजा ये है कि वह तबका जिसको बीजेपी का विरोधी कहा जाता था, उसके अंदर भी सरकार के कामकाज को लेकर के एक राय तैयार होने लगी है और वो पॉजिटिव है। वह यह मानने लगा है कि जिस सरकार के आने से उसको अब तक सबसे ज़्यादा फायदा पहुंचा है, उसकी मुश्किलें आसान होती जा रही हैं, उम्मीदें बढ़ती जा रही हैं, उस सरकार के बारे में सिर्फ चुनावी हो हल्ला और विपक्ष के बरगलाने के आधार पर राय नहीं बनानी चाहिए। देश की राजनीति में बरगलाने को भी अलग अलग दलों ने फैसलों के जरिए जो कुछ भी किया है उसको समझना चाहिए। आपको राजनीति में कैसे बरगलाया जाता है। यूपी में 1990 के विधानसभा चुनाव की तरफ मैं आपको लेकर चलना चाहता हूं। कहते हैं कि बीजेपी के राम जन्मभूमि अभियान ने हिंदुत्व की राजनीति की राह खोली। उस समय बीजेपी ने कोई मुस्लिम कैंडिडेट नहीं उतारा तो जनता दल ने भी नहीं उतारा। हाँ, कांग्रेस के 11 मुस्लिम उम्मीदवार मैदान में ज़रूर थे मगर जीते सिर्फ 2। 1995 में यूपी में कांग्रेस ने 10 मुसलमानों को टिकट दिया और सभी हार गए। अगर मैं गुजरात की तरफ आपको लेके चलूं तो 2002 गोधरा कांड के बाद राजनीति का ध्रुवीकरण हुआ और कांग्रेस ने भी मुसलमानों को टिकट देना कम कर दिया। बीजेपी ने 1998 में पहली बार भरूच जिले की वागरा सीट से एक मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट दिया था मगर वह हार गए। तब से अब तक बीजेपी ने किसी मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट नहीं दिया है, मैदान में उसको नहीं उतारा है। बीजेपी अगर मानती है कि मुस्लिम उम्मीदवार की जीत की गुंजाइश कम रहती है, उसकी विनेबिलिटी कम है, तो यह बात दुरुस्त है चुनावी राजनीति के लिहाज से। अमित शाह कहते हैं अगर कि टिकट इस आधार पर मिलता है कि विनेबिलिटी क्या है कैंडिडेट की, इसको पार्टी की नीयत से जोड़कर आपको नहीं देखना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो बेमानी है बात। नीयत का अंदाज़ा सरकार की नीतियों और उससे जिन लोगों को फ़ायदा हो रहा होता है उसके ज़रिए होता है। बीजेपी खासकर मोदी सरकार की इसी नीयत का असर पसमानदा मुसलमानों में दिख रहा है। यही वजह है कि वह तमाम तरह के आयोजन, बैठकें और मेल मिलाप के कार्यक्रम रखे जा रहे हैं जिससे सरकार और पसमानदा समाज के बीच में अधिक से अधिक इंटरेक्शन हो और भरोसे का माहौल पैदा हो। मुसलमानों को हो रहे फ़ायदे के बारे में बताया जा रहा है और 2024 के लिए एक ऐसा गणित तैयार करने की कोशिश हो रही है जो मोदी सरकार के सत्ता में लगातार तीसरी बार बने रहने को तय कर देगा। ऐसा रिकॉर्ड देश में अभी तक सिर्फ प्रधानमंत्री पंडित नेहरू के पास है। वही थे जो 52, 57 और 62 का चुनाव लगातार जीते थे। नरेंद्र मोदी उस रिकॉर्ड की बराबरी करने की तैयारी में है
और उस तैयारी का आधार सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से गरीबों को पहुंच रहा फ़ायदा और ख़ास करके उस फ़ायदे का वो हिस्सा जो पासमानदा मुसलमानों के पास जा रहा है। देश की राजनीति में, खास करके बीजेपी की राजनीति में एक बड़ा और क्रांतिकारी परिवर्तन होने वाला है। अरसत में आज इतना ही। अगले हफ्ते मेरी मुलाकात आपसे फिर होगी। मामला कोई दूसरा होगा, सवाल कोई नया होगा। तब तक के लिए नमस्कार।